पारसी विधि विधान के अनुसार हुआ उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए लगा वीआईपीज़ का तांता। मुंबई के एनसीपीए लॉन से वर्ली शमशान घाट तक रतन टाटा का पार्थिव शरीर इसी तरह काफिले की शक्ल में लाया गया। रतन टाटा की पार्थिव देह तिरंगे से लिपटी थी। वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार से पहले उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। वर्ली शमशान घाट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े चेहरे मौजूद थे। इससे पहले एनसीपीए लॉन में रतन टाटा को आखिरी विदाई देने के लिए कई नामचीन हस्तियां पहुंची। राजनीति से लेकर उद्योग जगत, फिल्म जगत, खेल जगत की कई चोटी की हस्तियां दिखाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू, उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने श्रद्धांजलि दी, तो एक्टर आमिर खान किरण राव के साथ पहुंचे। सचिन तेंदुलकर ने रतन टाटा के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा के आखिरी दर्शन के लिए आम लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस को ये भीड़ संभालना मुश्किल हो गया। देश के रतन उद्योगपति रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आगे आगे मुंबई पुलिस का बैंड और पीछे पीछे सजी हुई गाड़ी में रतन टाटा का पार्थिव शरीर। मुंबई पुलिस की ओर से रतन टाटा को इसी अंदाज में सलामी दी गई। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दिवंगत रतन टाटा के घर से उनके पार्थिव शरीर को काफिले की शक्ल में एनसीपीए लॉन्स ले जाया जा रहा था। रतन टाटा का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ था। यहाँ रतन टाटा के पार्थिव शरीर को लकड़ी के कॉफिन से निकालकर ग्लास के बॉक्स में रखा गया। एनसीपीए लॉन्स में उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के दर्शनार्थ रखा गया। यहाँ रतन टाटा के आखिरी बार दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी रही। एनसीपीए में इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना होती रही, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु बारी बारी से शांति प्रार्थना पाठ करते रहे। बाद में पारसी रीति रिवाजों के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया गया। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का कल रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ। वो लगभग 87 साल तक जिए। रतन टाटा को 3 दिन पहले ही मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने तब सोशल मीडिया के जरिए अपनी सेहत के बारे में अपडेट भी दिया था। ये कल रात की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रतन टाटा का पार्थिव शरीर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से एम्बुलेंस में कुलाबा स्थित उनके घर लाया गया। ये उनके घर के अंदर का उस वक्त का वीडियो है जब उनके पार्थिव शरीर को घर के अंदर हॉल में रखा गया। रतन टाटा को 7 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टाटा ने तब सोशल मीडिया पर बयान जारी करके बताया कि वो मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल गए हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर 9 तारीख को खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। कल रात को करीब 11 बजे उनके देहांत की खबर आई। इससे पहले करीब हफ्ते भर पहले स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे होने पर उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जो उनकी आखिरी पब्लिक स्पीच बताई जा रही है। 28 दिसंबर 1937 में जन्मे रतन टाटा 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने। तब जेआरडी टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इतने बड़े औद्योगिक साम्राज्य का मुखिया होने के बावजूद रतन टाटा को सादा जीवन बिताने पर यकीन था। उन्होंने ताउम्र शादी भी नहीं की थी। 3 साल पहले ये फोटो वायरल हुआ था जब रतन टाटा अपने बीमार कर्मचारी अभिजीत मकाशीर का हाल जानने पुणे में उनकी सोसाइटी में पहुंचे थे कि वो अकेले वीआईपी थे जो अकेले चलते थे। उनके बैग और फाइलें उठाने के लिए साथ में कोई असिस्टेंट नहीं होता था। जब भी वो गाड़ी चलाते थे रात को, वो हमेशा ड्राइवर को छोड़ते थे और स्वयं चलाते थे। और हम हमेशा पूछते थे कि आप क्यों गाड़ी चला रहे हैं। वो बोलते थे कि अपने ड्राइवर को घर जाना चाहिए, उनके परिवार के साथ समय मिलना चाहिए, इसलिए मैं खुद चला रहा हूँ। लेकिन रतन टाटा ताउम्र अविवाहित रहे। एक बार सिमी अग्रवाल ने अपने शो में रतन टाटा से इस पर सवाल भी पूछा था। whole series of things. Timing, my absorption in work at that time. There were very many things. I came very close to getting married a few times and it didn't work out. रतन टाटा को कुत्तों से बहुत लगाव था। जर्मन शेफर्ड ब्रीड के अपने 2 कुत्तों टीटो और टैंगो के साथ वो खूब खेलते थे। जो 2 डॉग्स थे, टीटो एंड टैंगो,
उनको वो उनकी गाड़ी में लेके आते थे और वहाँ पे बहुत सारा समय उनके साथ गुजारते थे। रतन टाटा को लेकर एक किस्सा बहुत मशहूर है कि प्रिंस चार्ल्स के हाथों उनको अवार्ड लेना था, लेकिन वो बकिंघम पैलेस नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि उनका कुत्ता टीटू अचानक बीमार हो गया था। बिजनेस सेक्टर में रतन टाटा की लीडरशिप के कई चौंकाने वाले किस्से हैं। टाटा समूह को इतना बड़ा बनाने में रतन टाटा उनकी अहम भूमिका थी और इस भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। नमक चाय से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाली कंपनी टाटा में रतन टाटा की लीडरशिप ने दुनिया को कई बार हैरत में डाला। साल 2000 में उन्होंने अपने से दुगने बड़े ब्रिटिश टेटली ग्रुप का अधिग्रहण कर सबको चौंकाया। इसके बाद उन्होंने यूरोप की दूसरी बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीदा। 2009 में उन्होंने सबसे सस्ती कार नैनो लॉन्च की, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। नैनो से पहले 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार बाजार में उतारी थी, लेकिन सबसे दिलचस्प है उनका अल्ट्रा लग्जरी जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदना। 1999 में रतन टाटा की अपने कार बिजनेस को बेचने के लिए अमेरिकी कंपनी फोर्ड से डील हो रही थी। फोर्ड ने इस डील में टाटा को नीचा दिखाने की कोशिश की तो रतन टाटा ने डील ही रद्द कर दी। 2008 में मंदी के बाद खुद फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। जिस फोर्ड ने टाटा को नीचा दिखाया था, रतन टाटा ने उसी फोर्ड कंपनी से जैगुआर और लैंड रोवर खरीद ली। महाराष्ट्र कैबिनेट ने रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का प्रस्ताव पास किया है। रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में आत्मचिंतन और समीक्षा बैठकों का दौर शुरू। कांग्रेस ने कहा, हार के एक नहीं कई सारे कारण हैं। हरियाणा के पर्यवेक्षकों के साथ दिल्ली में राहुल गांधी और खरगे की बैठक हुई। मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में हार के कारणों पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी बोले, हरियाणा में हार इसलिए हुई क्योंकि नेताओं ने पूरे चुनाव में पार्टी से ऊपर अपने हितों को रखा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं। चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए कांग्रेस एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी जो सभी उम्मीदवारों से बात करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी। हरियाणा में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रियों के नाम पर की चर्चा। बीजेपी में मीटिंग में संभावित नामों के साथ साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर भी मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सरकार की नई कैबिनेट में सर्व समाज और सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसी एक जाति या वर्ग विशेष को तवज्जो नहीं मिलेगी। मंत्रिमंडल में सैनी के अलावा 12 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। बीजेपी की नई सरकार में अनिल विज, कृष्ण मिड्डा, राव नरबीर, कृष्ण बेदी, महिपाल ढांडा, सुनील सांगवान, कृष्णलाल पवार, मूलचंद शर्मा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, लक्ष्मण यादव और तेजपाल तंवर को मंत्री बनाया जा सकता है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन नायब सिंह सैनी का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर का सीएम बनने पर लग गई है मोहर। उमर को आज उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल का नेता चुना गया। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर का सीएम बनने की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। श्रीनगर में हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। 4 निर्दलीय विधायकों ने भी अब्दुल्ला को समर्थन देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में से 42 सीट जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनी है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को केवल 6 सीट ही मिली। पीडब्ल्यूडी द्वारा सील किए जाने के बाद एक बार फिर विवादों में आ गया है दिल्ली का सीएम हाउस। बीजेपी ने दिल्ली में सीएम हाउस के इंफ्रा ऑडिट की मांग उठाई। कमरे में सामान पैक्ड पड़ा है और सीएम आतिशी उसी सामान के बीच सोफे पर बैठकर फाइलें साइन कर रही हैं, फोन रिसीव कर रही हैं और ये उनका निजी आवास है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास सील होने के बाद सीएम आतिशी की ये पहली तस्वीरें सामने आई हैं। कल ही उन्हें मुख्यमंत्री आवास खाली करना पड़ा था। वो वहां सिर्फ 2 दिन रह पाई थी। कल वो अपना जो सामान सीएम हाउस से लाई थी वो अभी जस का तस रखा हुआ है। इस बीच बीजेपी ने सीएम हाउस के ऑडिट की मांग उठाई है।
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की है, तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट होना बहुत जरूरी है, ताकि ये पता लगे कि किस किस चीज पर कितने कितने पैसे खर्चे गए। भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करके मन की शांति मिलती है तो उनका स्वागत है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बंगला खाली किया था। पीडब्ल्यूडी की ओर से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने खाली करते वक्त इसका हैंडओवर नहीं दिया। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी निषाद पार्टी में ठन गई है, क्योंकि बीजेपी ने निषाद पार्टी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। ये लगभग तय हो गया है कि यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी 10 में से 9 सीटों पर लड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ। बीजेपी ने 9 सीटों के लिए 27 नामों का पैनल फाइनल कर लिया है। इन नामों को केंद्रीय नेतृत्व की आखिरी मुहर लगाने के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी को दी जाएगी। निषाद पार्टी को सीट देने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन निषाद पार्टी 2 सीटें मांग रही है। उसे सिंबल से चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, पहले भी लड़ती रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी जिसकी सीट होती है उसको देकर लड़ाती रही। हम लोग 10 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी तय होगा। बीजेपी के इस रुख से संजय निषाद काफी नाराज हैं और अब वो भाजपा आलाकमान से बैठक करने दिल्ली पहुंच रहे हैं। 2 राजनीतिक पोस्टर आज देश में बड़ी चर्चा का केंद्र बने। एक लगा बिहार की राजधानी पटना में, तो दूसरा मध्य प्रदेश के रीवा में। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के कार्टून लगाकर ये पोस्टर पटना में कई जगह लगे हैं। इसमें बिहार के डिप्टी सीएम के बंगले से सामान उखाड़ कर ले जाने का आरोप लगाकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया है। ये पोस्टर किसने लगाए हैं ये साफ नहीं है, लेकिन इनके दिन भर बड़ी चर्चा रही। दूसरे जिस पोस्टर की चर्चा हो रही है वो मध्य प्रदेश के रीवा के सिरमौर चौराहे पर लगाया गया है, जिसमें राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है। ये पोस्टर एक बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने लगाया है। दोनों पोस्टरों पर विपक्ष के 2 बड़े चेहरे निशाने पर हैं, यानी सत्ताधारी दल विपक्ष पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। मस्जिद विवाद के लिए चर्चा में आए शिमला के संजौली में अब नया बवाल। एक हिंदू संगठन ने चलाया मुस्लिम सब्जी वालों के आर्थिक बहिष्कार का कैंपेन। संजौली को अब नए सिरे से सुलगाने की तैयारी है और इसका सबूत है ये बोर्ड जिसमें लिखा है सनातन सब्जी वाला। ये बोर्ड एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता संजौली में उन सब्जी वालों की दुकान में लगा रहे हैं जो कि हिंदू हैं। बोर्ड लगाने वाले कैमरे पर कह रहे हैं कि ये कदम बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम व्यापारियों के आर्थिक बहिष्कार के लिए है। तो ये बड़े कुर्ते और छोटे पजामे वाले लोग बाहर से आए यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं, इनका बायकॉट करना है हमने। संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला अभी कानूनी प्रक्रियाओं में है। ऐसा लग रहा है कि सनातन नाम वाले बोर्ड वाला ये कैंपेन उसी का एक्सटेंशन है। दिल्ली में नशे के सौदागरों के एक और रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2000 करोड़ रुपए की कीमत की कोकेन बरामद की है। सटीक सूचना के बाद दिल्ली पुलिस की टीम रमेश नगर इलाके में पहुंची थी। यहाँ एक शॉप नुमा गोदाम में ड्रग्स छिपाई गई थी। पुलिस ने ताला तोड़कर करीब 200 किलो कोकीन जब्त की। दरअसल पुलिस ने एक और ड्रग रैकेट से जुड़े मामले में अखलाक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। इसी से पूछताछ के आधार पर पुलिस गोदाम तक पहुंची और वहां से ड्रग्स बरामद की। पुलिस की स्पेशल टीम इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े सभी एंगल को खंगाल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये कोकीन भी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग के बड़े नेक्सस का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि इन ड्रग्स को त्योहार के सीजन और दूसरे हाई प्रोफाइल कंसर्ट्स में खपाने की प्लानिंग थी। एक हफ्ते पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 500 किलो कोकेन बरामद की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोकेन की कीमत 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। देश की राजधानी में लूटपाट करने वाले दमघोटू गैंग का खुलासा। 400 रुपए के लिए युवक का गला दबाकर लूट। सुनसान जगह से निकलते हैं तो जरा संभल कर। दिल्ली के पालम इलाके में सीसीटीवी की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। टी शर्ट पहने एक शख्स दिखाई देता है, उसके कंधे पर बैग है। तभी पीछे से एक एक करके 5 बदमाश आए। इनमें से एक बदमाश युवक को पीछे से दबोच लेता है, उसका गला पकड़कर गिरा देता है। वो युवक को खींचकर कोने की तरफ ले जाते हैं और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन बदमाशों को बैग से सिर्फ 400 रुपए ही मिलते हैं। वारदात 1 अक्टूबर की है, लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरें अब सामने आई हैं। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर 2 बालिग और 2 नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। यूपी के बहराइच में दहशत फैलाने वाले तेंदुए के झुंड से एक और तेंदुआ आज पकड़ा गया। इस तरह अब तक कुल 4 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं।
पिंजरा लगाया और तेंदुए को आखिरकार फंसा ही लिया। यूपी के बहराइच में आखिरकार वन विभाग की कोशिश रंग लाई। जिन खूंखार तेंदुओं ने पूरे इलाके में महीनों से दहशत फैलाई हुई थी, उनमें से एक तेंदुआ धर लिया गया, वो भी ककहरा वन रेंज के बेझा बीचपरी गांव के पास। ये चौथा खूंखार तेंदुआ है जो कि पकड़ा गया है। पकड़े जाने से पहले ये तेंदुआ कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका था। खूंखार तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी दहशत कम नहीं हुई। यूपी के अमरोहा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी भीषण आग, ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। अमरोहा में नेशनल हाईवे संख्या 9 में डिडौली के जोया में आज तड़के आग की लपटें उठ रही थीं। लपटें इतनी भीषण थीं कि दूर से दिखाई दे रही थी। ये आग की घटना हुई 2 ट्रकों में टक्कर के बाद, जो कि आगे पीछे चल रहे थे। तभी आगे चल रहे ट्रक पर उसके पीछे वाले ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि टक्कर लगते ही दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग लगने से जयपुर का रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो दोनों ट्रक हादसे का शिकार हुए वो मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। अमेरिका से टकराया सदी का सबसे बड़ा तूफान मिल्टन। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। तूफान के सामने जो भी आया टिक नहीं पाया। इतना पानी बरसा कि पूरा शहर तालाब और झील जैसा नजर आने लगा। गुरुवार सुबह मिल्टन तूफान अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सिएस्टा की शहर से टकराया। इसकी वजह से 3 घंटे में 3 महीनों की बारिश हो गई। करीब 16 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा नुकसान की तस्वीरें फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग से आईं। 20 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। घरों में बिजली ठप हो गई। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मिल्टन तूफान के साथ साथ कई टोर्नेडो भी फ्लोरिडा के आसपास के इलाके तक पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिल्टन से अमेरिका को 8 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। ईरान पर हमले को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में बातचीत हुई। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसा हमला होगा कि ईरान समझ नहीं पाएगा। लेबनान के अंदर इजरायल के हमलों के बीच नेतन्याहू और बाइडेन की फोन पर बातचीत हुई। करीब 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच मौजूदा हालात को लेकर चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ईरान पर पलटवार को चर्चा की गई। बाइडेन ने दोहराया कि इजरायल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि वो ईरान पर अचानक से बड़ा हमला करेंगे। उन्होंने इजरायल की इंटेलिजेंस यूनिट 9900 से मुलाकात में कहा, ईरान पर ऐसा हमला होगा कि वो समझ तक नहीं पाएगा कि क्या हुआ है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बाइडेन कह चुके हैं कि इजरायल को ईरान के तेल और परमाणु ठिकानों पर हमला करने से बचना चाहिए। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम इजरायल से हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इजरायल अगर चाहता है तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। 9 दिनों के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद लेबनान से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजरायल की सेना अपना झंडा फहराती हुई दिखाई दी। तो क्या इजरायल का लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन कामयाब रहा? इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। बताया गया कि साउथ लेबनान के एक गांव में इजरायल के जवानों ने अपने देश का झंडा फहराया। हालांकि इस वीडियो को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। किसी ने कहा कि ये झंडा मारोन अल रास इलाके में फहराया, जबकि दूसरों ने कहा कि ये इनविरोन इलाके की तस्वीरें। इस बीच इजरायल के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले जारी हैं। इजरायल ने दावा किया है कि ताजा हमलों में हिजबुल्लाह के 2 सीनियर कमांडर्स मारे गए। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी उत्तरी गोलन हाइट्स की तरफ मिसाइल और रॉकेट दागे गए। इजरायल लेबनान जंग के बीच तुर्की की सेना जंग के मैदान में पहुंची और अपने 2000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग के बीच लेबनान से लोगों का पलायन जारी है। एक वॉर जोन से दूसरे वॉर जोन में जाने के लिए लोग मजबूर हैं। बारूदी धमाकों के बीच ये कतार इस बात की गवाही देती है कि जंग की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। 1 अक्टूबर से इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद से सीरिया बॉर्डर के पास लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। भूखे प्यासे लोग किसी तरह लेबनान से सीरिया में दाखिल होना चाहते हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग ही हैं जो जंग की वजह से सीरिया से भागकर लेबनान पहुंचे थे। यूएन की रिफ्यूजी संस्था के मुताबिक 9 दिनों में 2 लाख से ज्यादा लोग इजरायली हमलों के बीच सीरिया के अंदर दाखिल हो चुके हैं। कई तो अब भी बॉर्डर पर अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इन लोगों की मदद के लिए यूएन के साथ सीरियन रेड क्रिसेंट जैसे दूसरे ग्रुप भी सक्रिय हो चुके हैं। 10 साल से सीरिया भी खुद सिविल वॉर का दंश झेल रहा है। वहीं इजरायल भी सीरिया में मौजूद ईरानी समर्थकों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। 9
नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की तरफ दुश्मनी का एक और कदम आगे बढ़ा दिया और ये ऐलान किया कि पड़ोसी के साथ बॉर्डर स्थायी तौर पर बंद करेंगे। 2 दिन पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपनी सेना को संबोधित किया था। अपने भाषण में किम जोंग ने एक बार फिर साउथ कोरिया पर परमाणु हमला करने की धमकी दी थी। इसी के बाद उत्तर कोरिया की सेना सुपर एक्टिव हो गई और दक्षिण कोरिया वाले बॉर्डर को लेकर कई अहम फैसले लिए। कहा गया कि अब साउथ कोरिया जाने वाली सड़कों और रेलवे लाइन को स्थायी तौर पर बंद किया जाएगा। इसके अलावा सीमा से लगे इलाकों में भी किलेबंदी की जाएगी। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक ये फैसला दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लगातार हो रहे युद्ध अभ्यास को देखकर लिया गया और अमेरिका लगातार दक्षिण कोरिया को सपोर्ट करने की बात करता आया है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा किया था। न्यूक्लियर पावर मुल्क 1 साल में 20 एटम बम बना सकता है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन के दरवाजे पर पहुंचे जेलेंस्की प्रधानमंत्री स्टारमर को बताया यूक्रेन का विक्ट्री प्लान। लंबी दूरी के हथियारों के लिए जेलेंस्की दर जा रहे हैं। पहले अमेरिका जाकर बाइडेन से मुलाकात की और अब रूस के खिलाफ जीत का प्लान ब्रिटेन को समझाया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर कीर स्टारमर ने जेलेंस्की का स्वागत किया और फिर नाटो चीफ के साथ मिलकर रूस के खिलाफ स्ट्रेटेजी पर बात हुई। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब ब्रिटेन में अनौपचारिक तौर पर यूक्रेन को अपनी मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल ही यूक्रेन ने रूस के एक और बारूदी जखीरे को अपना निशाना बनाया, जिसके जवाब में रूस ने भी हवाई हमले किए। विक्ट्री प्लान का ब्लूप्रिंट लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति पेरिस और बर्लिन भी जाएंगे। दोनों देशों के साथ सैन्य सहयोग पर बातचीत होगी। इंडिया आसियान समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस पहुंचे। ग्लोबल साउथ के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट वेलकम हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। लोकगीत गाए और असम का लोक नृत्य बिहू डांस भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी लाओस की राजधानी में बौद्ध भिक्षुओं से भी मिले और फिर वियंतियाने में लाओस की रामायण भी देखी। मोदी ने आसियान समिट में ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाने की बात कही। कहा, हम शांति प्रिय देश हैं और एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।